दे दूं कि आपने मुझे अपने मंच पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। और जितने भी साथी मुझे देख पा रहे हैं इस लाइव कार्यक्रम से जुड़े हैं, सभी को पुनः जय भीम, जय जोहार। आज मुझे आदिवासी स्त्री की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर कुछ अपनी बात रखना है यहाँ मंच पर। तो साथियों, दलित, आदिवासी, स्त्री, शोषित और पीड़ितों का कारवां हाथों में संविधान की मशाल लिए चला जा रहा है। यह यात्रा बहुत लंबी है, सदियों से चली आ रही यह यात्रा। रास्ता पथरीला है और कंटका कीर्ण भी है, लेकिन जब जीवन ही संघर्ष का दूसरा नाम हो तो कष्टों की परवाह भला किसे होगी। तो हम कष्टों की परवाह नहीं करेंगे, भले रास्ता लंबा हो, हम इस पे चलेंगे इस कारवां के साथ। आदिवासी स्त्री पर बात रखने के पहले मैं उस आदिवासी समुदाय के बारे में कुछ बातें कहूँगी जहाँ से वह आती है, क्योंकि हम जहाँ पलते बढ़ते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे विचारों पर, हमारे संस्कारों पर पड़ता है और हम उस तरह से निर्मित होते हैं, हमारी सोच बनती है, हमारे मूल्य बनते हैं। तो आदिवासी समुदाय या आदिवासी पूरे विश्व में बसते हैं और उनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, एक खास संस्कृति होती है और उस विशिष्ट संस्कृति के द्वारा ही वो जाने पहचाने जाते हैं और उस समुदाय की एक अलग छवि बनती है। और पूरे विश्व में, पूरे भारत में है, विश्व में भी हैं, और उनकी संस्कृतियां जो हैं, यदि हम उसको देखें तो उन संस्कृतियों में एक अद्भुत समानता, जिसको आप कहेंगे, देख सकते हैं। विशिष्ट है लेकिन समानता भी है, और समानता भौगोलिक, यदि अंतर कुछ है तो भौगोलिक आधार पर कोई देश अलग हो सकता है या भारत के ही अलग अलग हिस्से हैं, तो उस भौगोलिक आधार पर थोड़ा सा अंतर जरूर होगा, लेकिन जो उसका तरीका है उन चीज़ों को करने का, तो वो एक जैसा है। जैसे खान पान, रहन सहन, पर्वोत्सव, उनके धार्मिक विश्वास आदि। खान पान की बात मैं करूं तो आदिवासी चाहे जहाँ भी बसते हों, उनका लगाव पहाड़ से होता है, जंगल से होता है, जहाँ से उन्हें कंदमूल है या फल फूल हैं या जंगली वनस्पतियाँ हैं वो मिलती हैं। जंगलों में वो खेती करते हैं, जंगल के किनारे खेती करते हैं, मोटे अनाज उगाते हैं। तो उनके खान पान का तरीका, कुछ व्यंजन भी काफ़ी कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। भौगोलिक आधार पर अंतर होगा जरूर। रहन सहन की हम बात करें तो वो भी, उसमें भी समानता है। चाहे वस्त्रों को लेकर देखें, किसी भी क्षेत्र का आदिवासी हो तो वो एक अपने क्षेत्र के हिसाब से कुछ कलात्मक वस्त्रों को धारण करते हैं जो उनकी अपनी पहचान देते हैं। या आप हर जगह देख सकते हैं, लक्षित कर सकते हैं। पर्वोत्सव की बात हम करें तो जो पर्व मनाते हैं वे उसमें नृत्य या गीत वो गाते हैं, नृत्य करते हैं, तो वो उसमें एक सामूहिकता दिखाई देती है। अकेले कोई नृत्य नहीं करता, लोकगीत समूह में गाए जाते हैं और नृत्य भी समूह में किए जाते हैं। तो ये सभी जगह आप देखेंगे कि गोलाकार एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, जरूरी नहीं है कि वो स्त्रियां ही गोलाकार नृत्य कर रही हैं। वैसे तो होता है कि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और स्त्रियां नृत्य करती हैं, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े फिर नृत्य करते आप उनको देख सकते हैं। और इस तरह से वो एक कहें, एक आपसी सहयोग, एक दूसरे का साथ देने के भाव के रूप में आप उसको देख सकते हैं कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। यदि गैर आदिवासी समाज उसको देखे तो पता नहीं क्या सोचे। और हम आज जिस आधुनिकता की बात करते हैं या उत्तर आधुनिकता की हम बात करते हैं, तो वो चीज़ें तो मैं देखती हूँ कि जिसको हम आज अपने जीवन में ग्रहण करके बहुत खुश हो रहे हैं कि हम आधुनिक हो गए हैं, हम उत्तर आधुनिकता के युग में चल रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज तो सदियों पहले से ही आधुनिक और उत्तर आधुनिक रहा है। आप देखिए उसको,
जिन चीज़ों को हम आज लेकर खुश हो रहे हैं वो तो उनके पास पहले से है। उनके धार्मिक विश्वास की मैं बात करूं तो धार्मिक विश्वास जो प्रकृति पूजा है, प्रकृति को पूजना, ये आप देख सकते हैं चाहे कोई भी आदिवासी हो। आदिवासियों की मैं बात करूं तो जैसे भारत में कुछ आदिवासी हिंदू धर्म से प्रभावित हैं, कुछ ईसाई धर्म से प्रभावित हैं, तो कुछ अपने मूल रूप प्रकृति पूजक के रूप में अभी भी है। तो जो मूल रूप में है वो तो है, विशुद्ध प्रकृति पूजक हैं, लेकिन जिन्होंने जो दूसरे धर्मों से भी प्रभावित हो करके उसके अनुसार अपने आस्था विश्वास प्रकट करते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो या तो फिर ईसाई धर्म हो, लेकिन बावजूद उसके उनकी जो मूल भावना है प्रकृति से जुड़ाव या प्रकृति की आराधना करना, वो भी साथ साथ चल रहा है। वो जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी जिनके कारण कि वो दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित हुए और उनको अपनाया भी, लेकिन फिर भी उनका जो मूल है, उनकी मूल धार्मिक प्रवृत्ति है, उनका मूल धार्मिक विश्वास है, वह प्रकृति पर ही आज भी आधारित है। तो ये एक समानता जो है पूरे आदिवासियों में, वो हम आप देख सकते हैं। आदिवासी समुदाय में स्त्री, अब एक प्रश्न उठता है कि जैसा बिंदु है कि आदिवासी स्त्री की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, तो आदिवासी स्त्री, एक प्रश्न उठता है कि क्या आदिवासी स्त्री कुछ अलग तरह की होती है? तो मैं कहूँगी कि स्त्री तो स्त्री होती है। प्रकृति ने, ईश्वर ने, सृष्टि के रचयिता ने, जिसको हम मानते हैं, उसने स्त्री को बनाया, पुरुष को बनाया, और एक जिनको हम ना स्त्री कहते हैं, स्त्री है नहीं पुरुष, वो थर्ड जेंडर, उनको ही बनाया। तो स्त्री की मैं बात करूं तो जिस तरह से प्रकृति ने उसे रचा है, तो कुछ चीज़ों से, कुछ जैविकीय वरदानों से उनको नवाजा है। स्त्रियों की कुछ भावनाएं होती हैं, जैसे प्रेम है, दया है, प्रेम पाने की इच्छा है, प्रेम में छला जाना है। तो ये तो जो चीज़ें हैं, एक ममता है, करुणा है, जो उनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें तो चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, सभी स्त्रियों के भीतर है, आदिवासी स्त्री के भीतर भी ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ खास विशेषताएं जो उनको अपने समाज से प्राप्त होती हैं, तो वो विशेषताएं उन्हें अन्य समुदाय की स्त्रियों से या दुनिया की तमाम स्त्रियों से थोड़ी अलग पहचान देती हैं। तो ये उनकी जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, समाज है, वहाँ से उनको ये मिला हुआ है और जो उनके अलग पहचान देती है। जैसे कुछ बातें मैं रखूँगी तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि कैसे आदिवासी स्त्रियाँ अन्य स्त्रियों से अलग होती हैं। जैसे काम की बात है कि हम काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं या जिनका जो व्यवसाय होता है, कृषक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो स्त्री पुरुष वहाँ हैं, वो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो आदिवासियों को जैसा कि कृषि कार्य है प्रमुख पेशा, पहले शिकार करते थे, जंगलों में साफ करके वहाँ पर खेती किया करते थे। तो आज भी, आज आप देखें आज के संदर्भ में, तो आदिवासी समुदाय में स्त्रियाँ खेत खलिहानों में, चाहे जंगल से लकड़ी लाने की बात हो या काम करने की बात हो घर के बाहर, तो वो पुरुषों की तरह मेहनत करती हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री है आदिवासी समाज की तो वो थोड़ा पुरुष ज़्यादा काम कर ले और वो थोड़ा आराम कर ले, ऐसा नहीं। वहाँ मैं देखती हूँ कि वो दोनों बराबर से मिलकर खेतों में भी काम करते हैं। तो चाहे रोपा लगाना है, निंदाई गुड़ाई करना है, तो बराबर स्त्रियाँ वहाँ पर आपको लगी दिखाई देंगी काम करती हुई। निर्णय लेने की क्षमता, सामान्यतः ऐसा देखा गया है सामान्य दुनिया में कि निर्णय अक्सर पुरुष ही लेते हैं, लेकिन आदिवासी समाज में मैं देखती हूँ कि महत्वपूर्ण विषयों पर भी वो महिलाएं अपना निर्णय देती हैं और लेती हैं कि नहीं ये होना है, और उनकी बात बड़ी अच्छी बात है। संघर्ष करने की क्षमता में देखती हूँ कि संघर्ष करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है आदिवासी स्त्रियों के भीतर। हो सकता है कि प्रकृति ने उनको सिखाया है वह संघर्ष करना, और वो हार नहीं मानती। मैं देखती हूँ कि वो
इस तरह से हम देखें कि वो आदिवासी स्त्रियां पुरुषों की बराबरी ही नहीं, पुरुषों से 2 कदम आगे बढ़कर कुछ कर दिखाने का साहस वो रखती हैं और करके दिखाती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं उनकी एक अलग पहचान होती है अन्य स्त्रियों की बनिस्बत। और आप देखेंगे मैं आगे अपनी कविताओं को भी उद्धृत करूंगी और कविताओं के माध्यम से मैंने कैसे अलग उनको देखने की, रखने की कोशिश की है, वो भी हम देखेंगे। आदिवासी समुदाय में लिंगानुपात एक इसको समस्या के रूप में भी लेते हैं हम, एक कि लिंगानुपात जो होता है स्त्री पुरुष का, तो कहीं कहीं दूसरे जगहों पर बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, स्त्रियां बहुत कम हैं। लेकिन इस मायने में भी हम देखें, इस आधार पर भी देखें आदिवासी समाज को, समुदाय को, तो वहाँ पर यह लिंगानुपात का अंतर बहुत कम है। मैं देखती हूँ कि इसका एक कारण ये हो सकता है, मुझे लगता है जब मैं सोचती हूँ कि आदिवासी समाज में दहेज जैसी कुरीति नहीं है। गैर आदिवासी समाज में जब लड़की का जन्म होता है, संतान जब लड़की होती है, तो इतनी खुशी नहीं होती। उसकी अपनी वजह है कि उनको लगता है कि अब लड़की बड़ी होगी, पढ़ाना लिखाना तो है ही, और दहेज के लिए बहुत पैसा इकट्ठा करना है। तो एक बोझ सा माता पिता के ऊपर आ जाता है, एक जिम्मेदारी आ जाती है, और वो बहुत खुश नहीं होते। लेकिन आदिवासी समाज में कभी मैंने लड़की के जन्म पर किसी को दुखी होते हुए नहीं देखा। वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके जन्म पर समान रूप से खुशियाँ मनाते हैं। तो इसका कारण ये भी होगा कि उनको कोई चिंता नहीं है कि आगे जाकर के हमें बहुत सारा दहेज इकट्ठा करना है। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये कुरीति नहीं है, और उस तरह से उनका लालन पालन भी लड़कों की तरह ही होता है। जैसे बेटा है उस तरह से बेटी है, और उसका परिणाम आगे चलकर देखने को मिलता है कि जब हम समान उनको देते हैं अवसर, आगे बढ़ करके दिखाती हैं। कई जगह तो मैं देखती हूँ जब रिज़ल्ट आते हैं स्कूल कॉलेजों के, तो लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा अच्छे लेकर के पास होती हैं। और एक तो लिंगानुपात कम है, और कहीं कहीं तो यह भी देखा गया है कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़कों की अपेक्षा। कारण ये भी है कि दहेज तो नहीं है, ठीक है, और भ्रूण हत्या जैसी बात मैं नहीं देखती हूँ, मैंने कभी नहीं सुना है। और नहीं जन्म के बाद भी यदि कन्या है, लड़की है, तो उसको मार दिया गया हो या कहीं फेंक दिया गया हो, ये भी मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है कि समाज में जो स्त्रियाँ हैं उनकी क्या स्थिति है। तो जब लड़कियों को समान अवसर मिलता है, और वो घरों में भी हम देखते हैं सबके घरों में बेटा बेटी है, तो बेटियाँ बहुत लगन से माँ का थोड़ी बड़ी होती हैं तो साथ देती हैं काम करने में, या हम कहते हैं अरे वाह बेटी है काम करती है। तो ये चीज़ें तो हो सकता है प्रकृति प्रदत्त हो इनके भीतर ये चीज़ें, या तो हमारे संस्कार होंगे कि हम इस तरह से उनको संस्कार देते हैं, और उस तरह से बच्चे आगे जा कर के अपने आप को पाते हैं उस तरह से। तो आदिवासी समाज में लड़कियाँ लड़कों से आगे भी पहुंच जाती हैं, और मैं देखती हूँ कि अच्छे अच्छे पदों पर वो आसीन हैं और बेहतर कर रही हैं, समाज को अच्छा दे पा रही हैं। लेकिन कभी कभी ये चीज़ जो अच्छे पदों पर आसीन हैं और अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो कई बार इस बात ने उनके समुदाय में विवाह को एक समस्या के रूप में भी उपस्थित किया है कि लड़की बहुत योग्य है, पढ़ी लिखी है और अच्छे पद पर है, और उसके अनुरूप योग्य लड़का नहीं मिलता, तो कई बार वह अनब्याही भी रह जाती है। तो ये एक बात है जो मैं देखती हूँ। और एक जो बात है अपने जाति या समुदाय से अलग जा कर के विवाह करना, तो इसकी वर्जना यहाँ भी कहीं ना कहीं है। तो इस नाते भी लड़कियाँ नहीं जा पाती हैं अपने समाज के बाहर, और इस तरह से कई बार वो अनब्याही रह जाती हैं। और ये एक समस्या भी मैं कहूँगी कि एक जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, तो ब्राह्मणवाद जरूर ब्राह्मणों से आया है, वहाँ से आया है, लेकिन आज वह अन्य जगहों पर भी, यहाँ तक कि आदिवासी समुदाय में भी वह ब्राह्मणवाद अपना काम करता दिखाई देता है। ब्राह्मणवाद क्या है? हम बात करते हैं, आजकल एक प्रचलित शब्द है ब्राह्मणवाद की, हम बात करते हैं, वह एक विचार है।
और जो दूसरों पर नियंत्रण करना सिखाता है, हावी होना बताता है, तो ये है ब्राह्मणवाद। तो कहीं ना कहीं ये भी समाज में थोड़ा सा एक यदि बुरी बात कहें तो एक दोष के रूप में थोड़ा सा दिखाई देता है। और मानव स्वभाव है या प्रकृति का नियम या जो भी कहें कि चीज़ें संक्रमण उसका होता है और वो दूसरे जगहों पर भी पहुंचती हैं, तो इस कारण से भी लड़कियों को यहाँ परेशान होना पड़ता है थोड़ा बहुत कभी। आदिवासी समाज में जो मैं झारखंड की बात करूं, हमारा पड़ोसी छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है, कई बार मैं जाती हूँ वहाँ कार्यक्रमों में और मैं देखती हूँ वहाँ पर आदिवासी साहित्य में या वहाँ झारखंड के जनजीवन में एक शब्द प्रचलित है, दिकू। दिकू मतलब ऐसा व्यक्ति जो आदिवासी समाज का नहीं है, बाहर से आया हुआ है और उस समाज में आकर वह एक घुसपैठिए की तरह आता है और उनके साथ विश्वासघात करता है, चाहे उनकी ज़मीन हो जो औने पौने दाम लेना या ठग लेना, या तो उस समाज की स्त्रियां हों जिनको वो गलत निगाह से देखता है, तो इसको वो लोग दिकू कहते हैं। तो निर्मला पुतुल की एक कविता है, लंबी कविता है, चुड़का सोरेन से। तो कभी आप पढ़िए चुड़का सोरेन से, तो ये बहुत अच्छे से वो बात वहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। और चुड़का सोरेन में बहुत सारी बातों को निर्मला पुतुल जी ने उठाया है और उसमें उस समाज की, आदिवासी समाज की अच्छाइयाँ तो हैं ही, साथ ही साथ किस तरह से प्रभावित होते हैं और उनमें कुछ बुराइयाँ भी हैं, तो उनका भी उन्होंने अपनी कविता में जिक्र किया है। सोचती हूँ चाहे हम बात रखें कहीं या तो साहित्य के माध्यम से अपनी बात कहें, तो जहाँ की हम बात करते हैं तो ठीक है, अच्छी बातों को तो हम कहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यदि कोई वहाँ पर ऐसी बात है जो उस समाज के लिए नुकसानदायक है, तो उससे भी कहना चाहिए। साहित्य यदि अंधेरे पक्ष से उजाले पक्ष की बात करेगा, उजले पक्ष की, और अंधेरे पक्ष को अनदेखा करेगा, तो ये सही नहीं है। क्योंकि यदि हम गंदगी को रेशमी कालीन के नीचे ढक कर रख दें तो वो तो फिर गंदगी करेगा ही। तो ज़रूरी है उसकी सफाई हो, और उसके कई तरीके हैं, हम उसको किस स्तर पर उसकी सफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं कि मानव समुदाय है, तो यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं। आदिवासी समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, थोड़ी थोड़ी बातें मैं इन विषयों को छूती हुई बातें रखूंगी। तो जो आदिवासी समाज आज आदिम व्यवस्था के करीब है, आज भी परिवर्तन आया है, हम आधुनिकता की ओर बढ़े हैं, विकास कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ आदिवासी समुदाय हैं जो आदिम व्यवस्था के ज़्यादा करीब हैं, वहाँ आज भी मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। आदिवासी समुदाय में एक स्त्री शक्ति की मैं बात करूं तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था रही है और स्त्रियों के हाथ में एक शक्ति रही है। और आज भी कुछ आदिम समुदाय वहाँ हैं, और जो आदिम अवस्था से थोड़ा आगे निकल गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, वहाँ भी भले वो आधुनिक हो गए हैं, लेकिन इस मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का असर तो है। मतलब महिलाओं का जो महत्व है या वो जो महत्वपूर्ण स्थान है समाज में, समाज को स्वीकारता है, वो चीज़ें आधुनिक हो जाने के बाद भी दिखाई देती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और ये चीज़ें जो समाज से आदिवासी स्त्री को मिलती हैं, वो आदिवासी स्त्री का हौसला बढ़ाती हैं, आगे बढ़ने में उसकी मदद करती हैं। तो अच्छी बात है यहाँ पर। ये मैंने पहले बताया कि आदिवासी समाज में दहेज जैसी कुरीति नहीं है। आदिवासी समुदाय या समाज जो होता है उसकी संरचना थोड़ी अलग होती है, और बहुत से लोग आदिवासी समुदाय को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और कई बार क्या है, उन पर साहित्य भी लिखा जाता है तो अपने हिसाब से वो कई बार मनगढ़ंत सी बातें लगती हैं, क्योंकि किसी समाज को लेकर आप लिख रहे हैं, आप नहीं जानते हैं। जैसे एक उदाहरण कि कन्या मूल्य, दहेज प्रथा जैसे कन्या मूल्य की बात कहते हैं कि आदिवासियों में कन्या मूल्य की कुप्रथा है। अब उसको लोग क्या है, कन्या मूल्य को दहेज की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि कन्या का मूल्य दिया जा रहा है, मतलब जो कन्या पक्ष के लोग हैं वो विवाह में वर पक्ष से कन्या को देने के बदले में कुछ मूल्य लेते हैं। वो बड़ी रकम होती होगी, शायद ऐसा सोचते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। मैं बता दूं कि कन्या मूल्य जो होता है वो चाहे 7 रुपये, 9 रुपये, 21 रुपये जैसे एक मामूली रकम होती है।
जो एक मात्र नेग होता है। लेकिन एक प्रचलन, एक शब्द आ गया है कि वो कन्या मूल्य है, तो ये कन्या मूल्य है। अब लोग नहीं जानते हैं तो उन लोग सोचते हैं कि कन्या मूल्य लड़कियों को बेचा जाता है, लड़की जो कन्या पक्ष है उसकी ओर से, जबकि ऐसा नहीं है। 7 रुपये, 9 रुपये, 21 रुपये जैसे ये कन्या मूल्य की रकम होती है। बस ये एक नेग होता है। तो एक भ्रम है जो अन्य समाजों में फैला हुआ है। आदिवासी स्त्री के लिए यदि कोई कहे, जैसा कि उसको माहौल मिलता है कि लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करने का या घर के बाहर जाने का, तो जो वातावरण उसको मिलता है उसके हिसाब से वो एक स्वतंत्रता का भाव उसके अंदर आ जाता है। उसको भी लगता है कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है। तो लेकिन कुछ जो गैर आदिवासी समाज से आने वाले या जो बृहत्तर हमारा समाज है, भारतीय समाज है, वो यदि आदिवासी स्त्री को देखता है कि आदिवासी लड़कियां तो बड़ी स्वच्छंद होती है, स्वतंत्र होने और स्वच्छंद होने में अंतर होता है। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल उच्छृंखल और स्वच्छंदता वाला भाव होता है। स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, उनको पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, घर से बाहर निकलकर वो नौकरी कर सकती हैं, तो ये स्वतंत्रता होती है। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनको जो कई बार क्या ऐसा देखा गया है कि वो अपनी इच्छा से भी अपने हिसाब से वो अपना विवाह करने का निर्णय ले सकती हैं, निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर है। तो कुछ चीज़ों को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि भाई आदिवासी लड़कियां बड़ी स्वच्छंद होती हैं, उनको स्वतंत्रता मिली होती है और उस स्वतंत्रता का वो गलत फायदा उठाती हैं। तो इस तरह की बात यदि कही जाए तो वो चाहे वो स्त्री आदिवासी समाज से आती हो या दूसरे समाज से आती हो, यदि कोई कहे कि भाई स्त्री को जो अधिक स्वतंत्रता दी गई है उसका वो गलत फायदा उठाती है। मैं कहती हूँ कि जो समाज में स्त्री और पुरुष होते हैं उनकी अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है, चाहे वो पिता हो या भाई हो या प्रेमी हो या पति हो या कोई और हो पुरुष। यदि वो कहे कि भाई लड़कियां अपनी उनको दी गई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाती हैं, तो मैं कहती हूँ कि जो स्त्री विरोधी हैं गलत फ़ायदा तो वो उठाते हैं, लड़कियां नहीं उठाती हैं, गलत फ़ायदा वो उठाते हैं। और वो चूँकि स्त्री स्वतंत्रता को नहीं मानते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। स्वतंत्रता दे करके देखिए कि स्त्री पुरुष, लड़के और लड़की को समान स्वतंत्रता, समान अधिकार दिए जाएं तो फिर ठीक है। शुरू में ठोकरें खाएंगी वो स्त्रियां, कुछ अपना नुकसान भी करेंगी, लेकिन फिर वो अब संभलेंगी। आप मौका तो दीजिए। कई बार हम गाँव में देखते हैं, कहते हैं कि सरपंच पति भी, महिला सरपंच है और उसका पति सारा काम धाम देखता है, कह देता कि भाई तुम आराम करो, चलो मैं सारा काम देख लूँगा। जब आप उसको अवसर ही नहीं देंगे काम करने का, भाई गलत करेगी लेकिन वो गलत करके तो सीखेगी। जब आप उसको अवसर ही नहीं देंगे तो फिर कैसे वो आगे चल के बेहतर करेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं देखती हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में भी जो आदिवासी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो संघर्ष करते हुए अपना मुकाम बना रही हैं। कुछ मैं नाम लूँगी। हमारे छत्तीसगढ़ में जो माननीय राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी हैं, और झारखंड में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राज्यपाल जैसे बड़े पदों पर आदिवासी स्त्रियां वहां तक पहुंच रही हैं। ज़रूर उनको ये मौका दिया गया होगा, अवसर मिला होगा तो वहां तक पहुंची हैं। तो ये सिद्ध होता है कि यदि उनको मौका मिले तो वो ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंच सकती हैं। अभी की हाल की बात है कि दुमका विश्वविद्यालय में सोना झरिया मैडम वहाँ कुलपति बनी हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर विश्वविद्यालय में आदिवासी समाज से आने वाली जयश्री ठाकुर मैडम भूतपूर्व कुलपति रह चुकी हैं वहाँ की। तो यदि उनको मौका मिले तो वो बेहतर कर सकती हैं। समाज सेवा की मैं बात करूँ तो समाज सेवा में भी आदिवासी स्त्रियाँ बेहतर कर रही हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी जी का नाम लेना चाहूँगी, जो कि अन्याय आदिवासियों के पर हो रहे हैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ लगातार वो लड़ रही हैं, और तमाम
उनके साथ हो रहा है, उसके बदले में एवज में उनको कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये आदिवासी समाज से आने वाली स्त्रियां ही हैं। साहित्य जगत की बात मैं करूं तो साहित्य जगत में भी एक लंबी सूची है आदिवासी स्त्रियों की जो साहित्यिक कर्म में रत हैं। झारखंड में बहुत अच्छी स्थिति है आदिवासी स्त्रियों की, चाहे साहित्य हो, पत्रकारिता हो, उस क्षेत्र में वो बेहतर कर रही हैं, समाज सेवा हो। एली सेक्का बहुत पुरोधा साहित्यकार वहाँ की झारखंड की कहानीकार रही हैं। एली सेक्का, रोज केरकेट्टा, वंदना टेटे, ज्योति लकड़ा, शांति खलखो, नितिशा खलखो, सुषमा असुर, फ्रांसिस्का कुजूर, मुक्ता टोप्पो, सावित्री बड़ाई, लीमा टूटी, अलोका कुजूर। तो ये नाम हैं जो कि साहित्य में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कौन कहता है कि वो आदिवासी समाज की स्त्रियाँ साहित्य नहीं लिख सकती हैं, अच्छा नहीं करती हैं? आप देखिए उनके कामों को। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी हम देखें तो पूर्वांचल की मैं बात करूं तो वहाँ पर स्ट्रीमलेट डखार, जमुना बिनी तादर हैं और सृजना लुनहेम सुब्बा जी हैं, जो राम यालम नाबाम हैं। तो ये नाम बड़े सम्मान से हम लेते हैं, बेहतर वो कर रही हैं। और इधर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करूं तो अन्ना माधुरी, कुसुम माधुरी टोप्पो, तो ये भी साहित्य कर्म में रत हैं और आदिवासी समाज से आती हैं। अब आदिवासी जो स्त्रियां हैं, मैंने उनकी हिम्मत की बात कही है कि वो बड़ी साहसी होती हैं, निर्णय लेने की क्षमता तो होती ही है, साथ ही वो महत्वपूर्ण राजनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किस तरह से अपनी दखल रखती हैं। एक उरांव आदिवासी है और उनकी पुरानी कहानी है उनके उत्पत्ति की। तो पुरानी कहानी में बताऊंगी कि किस तरह से उनकी भूमिका आदिवासी स्त्रियों की रही है कि जब वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से विस्थापित होकर के वो पहुँचते हैं वहाँ रोहतासगढ़, जहाँ बिहार गया में है, वहाँ पर एक अभी भी एक किला है रोहतासगढ़, जहाँ पर उरांव आदिवासी राजा रहते थे, लोग वहाँ रहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि शेर शाह सूरी की सेना ने वहाँ आक्रमण किया और जब महल में कुछ उत्सव होगा और पुरुष क्या है नशे में धुत थे, पड़े हुए थे और महिलाओं ने देखा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने पुरुषों का वेश धारण किया, सर पर पगड़ी और धोती, जो भी पुरुष का वेश होता रहा होगा उस समय, धारण किया और उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उन शेर शाह सूरी की सेना से का डटकर मुकाबला किया और उन्होंने एक बार नहीं 3 बार उन्हें परास्त किया। और आज भी आदिवासी स्त्रियां जो पुरानी हमारी दादी नानियां होती थीं, वो अपने माथे पर 3 खड़ी लकीर, जिसको 111 कहा जाता है, हम लोग जानते हैं। तो 3 लकीर मतलब हमने 3 बार मुगलों को जीता, भगाया। तो ये हिम्मत रखती थी और उनका नेतृत्व कौन कर रही थी? एक नाम है सिनगी दई, दई मतलब दीदी, सिनगी थी, दीदी थी, एक बहुत हिम्मती महिला थी रोहतासगढ़ की, उस किले की। तो उनके नेतृत्व में यह युद्ध जीता गया, एक बार नहीं 3 बार। और जब शेर शाह सूरी की सेना को पता चला कि किसी ने बताया, किसी गुप्तचर ने, कि भाई ये तो स्त्रियां हैं जो पुरुषों के वेश में हैं, हम उससे क्यों डरें। देखिए हमारी सोच की जो पुरुषवादी मानसिकता, ये सोच क्या होती है। 3 बार परास्त हो गए, लेकिन जब उनको पता चला कि स्त्रियां हैं, तब उनकी हिम्मत बढ़ी। तो स्त्री पर हावी होने की जो प्रवृत्ति है वो किस तरह से चली आ रही है, ये देखिए। हम झारखंड में सिद्धो कान्हू का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं, हमारे योद्धा अंग्रेज़ों के समय के, जिन्होंने कि अंग्रेज़ों से लोहा लिया, युद्ध किया। तो उस समय उनकी बहन थी, तो फूलों और झानों बहनें थीं, स्त्रियां थीं, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि भाइयों को उन्होंने साथ दिया और अपना बलिदान दिया उस समय। और जब हूल आंदोलन का बिगुल बजा था, तो उस समय वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम है रिचर्डसन, उन्होंने जुडिशियल डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने प्रोसीडिंग नंबर 223 में लिखा है, इस बात को उल्लेख किया है कि एक बूढ़ी महिला
उनके आ गई वहाँ ऑफिस में, दफ्तर में, और उन्होंने क्या है कि अंग्रेज़ों आदिवासी भारत छोड़ो या आदिवासियों का देश छोड़ो, यह संबंध हिम्मत से एक बूढ़ी महिला ने उनको थमाया था, और इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है, आज भी लिखा हुआ वहाँ है। तो कितनी हिम्मती होती हैं, साहसी होती हैं, और निश्चय ही वो उनके समाज में जो जैसे उनकी परवरिश होती है तो ये हिम्मत और साहस वहाँ से उनको वो मिलता है, और उसके अनुरूप वो अपने जीवन में एक उदाहरण बनकर सामने आती हैं। खेलों की मैं बात करूं तो खेलों में भी आदिवासी स्त्रियां हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, हम देखें वहाँ पर तो जो खेल गतिविधियाँ होती हैं उसमें चूँकि लड़के भी होते हैं, आदिवासी लड़के और लड़कियां, लेकिन चूँकि यहाँ पर स्त्रियों की बात हो रही है तो मैं सिर्फ स्त्रियों को लूँगी। तो आदिवासी स्त्रियां बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और उस स्कूल, उस कॉलेज जहाँ वो पढ़ती हैं, उन संस्थाओं का नाम रोशन करती हैं। खेलों में, एथलेटिक्स में तो आदिवासी लड़कियां ही ज़्यादातर देखी जाती हैं, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, या फिर तमाम और जो गतिविधियाँ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें आदिवासी लड़कियां बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति में है आदिवासी स्त्रियां अपने समाज के भीतर, और अच्छा कर रही हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन कुछ बातें जो मैंने ब्राह्मणवाद या जो पितृसत्ता की बात कही है, तो उसके चलते यहाँ भी कभी कभी शोषण दिखाई देता है, और व्यवस्था के आड़ में कई बार उनका शोषण भी होता है। जैसे मैं छोटी बातें ही हैं, पर मैं रखूँगी कि गांव में या आदिवासी समाज में स्त्रियां हल नहीं चला सकती हैं, हल चलाने की उनको मनाही होती है, और जो छप्पर होता है उनका, घर का छप्पर होता है खपरेल वाला, तो उसकी मरम्मत वो ऊपर चढ़कर नहीं कर सकती हैं, तो इसकी मनाही होती है, जबकि मनाही नहीं होनी चाहिए। और डायन के नाम पर कई बार क्या है उस पर अत्याचार होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो उस समाज की कमजोरी के रूप में हम देख सकते हैं कि भाई जिसके घर में कोई पुरुष नहीं होगा, तो कोई भी पुरुष नहीं है और बहुत आवश्यक है, तो उस समय भी वो हल नहीं चला पाएंगी, या घर की छत टपक रही है तो वहाँ वो छत के ऊपर चढ़ करके उसकी मरम्मत नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मनाही है समाज के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वहाँ भी हैं, जिसको दूर करने की आवश्यकता है। राजनीति में मैं देखती हूँ कि मैं पढ़ रही थी 2019 की स्थिति में, 1952 से लेकर 2014 तक में सिर्फ 41 महिलाओं को संसद तक पहुंचने का मौका मिला। तो ये भी कई बार पीछे सोचने को विवश करती हैं कि क्यों इतनी कम महिलाएं अभी तक के, उनको और अधिक आना चाहिए। तो इस पर भी सोचने की आवश्यकता है कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है। मैं अपनी बातों के साथ अच्छा होगा कि मैं कुछ अपनी कविताएं मैं पढ़ूं। किरण शैली जी ने कहा था कि ठीक है अपनी कविताएं भी आप पढ़िएगा, तो और मैं कविताएं में कुछ पढ़ूंगी, उसके माध्यम से जो मेरी बात मैं कहना चाहती हूँ वो कह सकती हूँ, अपने आपके सामने रख सकती हूँ। लक्ष्मणीय का चूल्हा जो कविता संग्रह है मेरा, उसकी कुछ कविताएँ। मेरी दादी के नाम बिरसो था, बिरसो। तो कई कहानियाँ सुनाती थीं, जैसे किस्से सुनाया करती थीं, और बहुत अच्छा लगता था उनसे सुनकर। तो उसके आधार पर मैंने कविता, पहली संग्रह की पहली कविता ही मैंने दादी को समर्पित करके लिखी है, और शीर्षक दिया है बिरसो। और जो बताती थीं उसी के आधार पर मैंने लिखा है। देखिए, कितनी खुश थी आजी, कितनी खुश थी आजी, जब मैंने पूछा था कान के छिद्रों में अपनी कानी उंगली घुसाते हुए, आजी आप 5-5 बालियां पहनती थी कानों में? हंसते हुए कहा था आजी ने, अरे नहीं रे नतिया, मैं तो खोजती थी छिद्रों में साही के काले सफ़ेद कांटे, वही तो थे मेरा गहना, मेरे हथियार। एक दिन आजो को गुस्सा आ गया था किसी बात पर, एक दिन आजो को गुस्सा आ गया था किसी बात पर, मारने दौड़े थे आजी को। एकाएक ठिठक गए थे आजो के कदम, आजी के हाथों में साही के कांटों को देखकर। ललकारा था आजी ने, हथियार बन गए थे साही के कांटे। विजयी मुस्कान तैर गई थी होठों पर, दमक उठा था चेहरा। बिरसो नाम था आजी का,
बिरसो नाम था आजी का, सुनती हूँ गोष्ठियों में नारी सशक्त हो रही है। याद आ जाती है आजी, साही के काले सफ़ेद कांटे और ठगे से आजू। तो जो आदिवासी समाज की स्त्री है वो किस तरह से सशक्त रही है, आज की बात ये नहीं है, ज़माने की बात है। उस समय भी वो अपने अधिकार के लिए वो लड़ सकती थी। एक मैं अपने बचपन की याद आती है मुझे कि हम गांव में रहते थे और वहाँ गांव की ही रहने वाली हूँ मैं, और अभी शहर में रह रहे हैं ज़रूर। तो वहाँ पर एक घटना मुझे याद आती है कि हमारे पड़ोस में एक पति पत्नी में बहुत लड़ाई होती थी, मारपीट भी होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि लड़ते हुए वो घर के बाहर आ गए, और वो जो पुरुष है, मुझे याद है अच्छे से कि वो मैं 8वीं में पढ़ती थी शायद, अच्छे लंबे थे, और उनकी महिला जो पत्नी हो औसत दर्जे हाइट की थी। तो वो लड़ते हुए क्या है, जब वो मारपीट कर रहे थे तो उनकी पीठ पर वो सवार हो गई, विक्रम बेताल के अंदाज में पीठ पर सवार हो गई, और वो बार बार उतारना चाह रहे थे कि उतरो, तो पर उन्होंने कहा कि नहीं, आज वो पूरी दुनिया देखेगी, मैं तुम मुझे घर के अंदर रोज़ दरवाज़ा बंद करके मारते हो, आज पूरी दुनिया देखे। तो इस तरह से जब शोरगुल हुआ और सारे लोग देखने आगे भी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन तब भी वो स्त्री ने कहा कि ठीक है, लोग जो कहना है कहें, मैं रोज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है, आज के बाद झगड़ा ख़त्म ही हो जाए। और वो तमाशा होता रहा, लेकिन वो बिल्कुल उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे कि एक महिला इस तरह की बेहयाई कर रही है। लेकिन ये हिम्मत उसके भीतर थी। एक आदिवासी स्त्री ही ऐसा कर सकती, मैं सोचती हूँ कि यदि उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो वो सामने आकर के डट कर उसका सामना कर सकती है और इस तरह से जवाब दे सकती है। तो वो फिर वो घटना मुझे नहीं भूलती है मेरे जहन में वो एक अभी भी है। जब भी कभी ऐसी बातें होती हैं तो मैं ज़रूर इसका उदाहरण देती हूँ। हंस में मैंने एक बार एक लघु कथा पढ़ी थी इसी तरह की, एक कि एक जो पत्नी है वो अपने पति को लड़ाई के समय मार रही है। तो लोग, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पत्रकार आ जाते हैं, और वो देखती है जब अचानक कि भाई क्या बात है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, कैमरा है लोगों के हाथों में, पत्रकार आ गए हैं, तो कहती है कि क्या बात है, जब मेरा पति रोज़ मुझे पीटता है, इसी घर के बाहर गली में पीटता है, शोरगुल होता है, मैं चीखती हूँ, रोती हूँ, तब तो कोई नहीं आता, और आज मैंने पुरुष को क्या पीट दिया, ये मतलब कैमरा वाले आ गए, पत्रकार आ गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो ये सोच है। तो मैं सोचती हूँ कि आदिवासी समाज की स्त्री बहुत हिम्मती होती है, और अपने पर होने वाले अत्याचार को रोकने में वो आगे आती है, हिम्मत दिखाती है। वो नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। तो ये एक आधुनिक सोच ही कहेंगे, जो आज से नहीं, बहुत पहले से उनके भीतर है। एक और कविता है, रुई सी खुशियाँ, आदिवासी स्त्री पर ही है। आदिवासी स्त्री पर अपनी बात को मैं स्पष्ट करने के लिए इन कविताओं को पढ़ रही हूँ। रुई ओटती वह, आदिवासी स्त्रियाँ मैं देखती हूँ कि बूढ़ी भी हो जाती हैं तब भी वो बहुत काम करती हैं, खेतों में या घरों में कोई ना कोई काम करती रहती हैं। मैंने आदिवासियों को भीख मांगते हुए नहीं देखा। यदि वो बूढ़े मात्र हैं, यदि लंगड़े लूले नहीं हैं, जो बिल्कुल अपंग नहीं है, विकलांग नहीं हैं, तो भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा। वो बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी काम करते हैं, वो बहुत सशक्त होती हैं। एक महिला जो आदिवासी बूढ़ी स्त्री का जिक्र मैंने इसमें देखिए उसको चित्रित किया है उसको, कि रुई उठती वह झुर्रियों वाला चेहरा, सिकुड़ी हुई चमड़ी, माथे पर चुचवाता पसीना, जाने क्या सोच रही रुई अलग बिनौले अलग, फक सफ़ेद रुई के फाहे, उसके दांत भी तो ऐसे ही दिखते थे सुंदर रुचमुच, ठुकवाना चाहती थी वह भी दांतों में सोने की कील, हंसना चाहती थी खुलकर, हाथों में चलनी ले चाल कर नदी का बालू, सोने के कण बीन कर पीना चाहती थी अंजुरी भर खुशी। पता चल गया गांव के मुखिया को, पता चल गया गांव के मुखिया को, लग गए पहरे, बह गई खुशियां नदी की धार, किसे मालूम था गरीब नहीं बीन सकते खुशियां, किसे मालूम था गरीब नहीं बीन सकते खुशियां, काटना पड़ता है उन्हें गरीबी की फसल, रुई ओट काटना है सूत, देना है बुनकर को, मोटहा साड़ी पहनने की चाह बलवती हो उतर आई है आँखों में, सो
सो की आवाज़ दे पटकती है लाठी। मुर्गियों से बचाना है बिनौले को, बोना है अगले साल फिर कपास। इकट्ठा करना है खुशियाँ रुई की ढेर, इकट्ठा करना है खुशियाँ रुई की ढेर। तो एक आदिवासी स्त्री, उसकी खुशियाँ रुई की ढेर की तरह हल्की क्यों ना हो, लेकिन वो उसमें भी खुश रहती है और निरंतर बुढ़ापे तक वो काम करती है। और कविता में पढ़ूँ, समय भी है मेरे पास 10 मिनट का। सुखमतिया का सुख। सारी स्त्रियां आदिवासी समाज, ग्रामीण समाज से ही आती हैं मेरी कविताओं में, इस संग्रह की कविताओं में। तो देखिए, सुखमतिया का सुख। सुखमतिया नाम है उसका, कुछ सोच कर नाम रखा होगा दाई बाबा ने। सोचती है कभी कभी सुखमतिया, पर समझ ही नहीं पाती कब पाया था जीवन में सुख। ब्याह हुआ था कोसों दूर, कोई डोली पालकी न कहार, पैदल ही चलकर आई थी ससुराल। दिन बीतते गए नून तेल के जुगाड़ में, देखती है दूर सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी को, जाने क्या सोच मुस्कुराती है मन ही मन। जा रही है सुखमतिया लाठी टेक बेटी से मिलने, जाना है पहाड़ के उस पार। पीछे पीछे मरियल सी कुतिया, चलते चलते जब उबिया जाती है, दौड़ जाती है आगे, सुस्ता लेती है छाँव में। सुखमतिया जब पहुंचती है, चल पड़ती है पीछे। सुखमतिया बतियाती जाती है उससे, दोनों एक दूसरे के साथी हमदर्द। झुक गई है कमर सुखमतिया की कमाने की तरह, पीठ पर बंधी है गठरी, गठरी में बंधा है भुना चना, उबला हुआ सरई और इमली बीज मिला मीठा महुआ और ढोसा रोटी। ढोसा रोटी मोटी रोटी। गठरी के बोझ से और झुकी जा रही है सुखमतिया, चलती जा रही है कछुए सी बिना रुके। पथरीला रास्ता, पहाड़ के चिरई चुनगुन, कैसी कैसी उनकी आवाज़ें। उल्लसित है सुखमतिया, उसे पता है सारा रहस्य, चिरई के चहकने का अर्थ। ढलान पर उतर रही है सुखमतिया पगडंडी सी नीचे। एक गोल पत्थर ढुलक पड़ा है पैरों की ठोकर से, एक पीड़ा, एक टीस और पत्थर के संग दूर तक जाती सुखमतिया की दृष्टि। तो एक आदिवासी स्त्री के जीवन में क्या घटित होता है, कैसे वो उसका जीवन होता है, इसमें मैंने उसको बताने की कोशिश की है। एक कविता है मेरी, सोने की चमक। ये आदिवासी स्त्रियां आदिवासी गांव में ही रहते हैं, गांव जैसा वातावरण होता है, तो उनके लिए सोने जैसी धातु का क्या महत्व होता है, वो क्या देखती हैं, उसके बारे में क्या सोचती हैं, और उनके विचार देखिए कि चाह है फूल बसिया के मन में सोना देखने और छूने की। चाह है फूल बसिया के मन में सोना देखने और छूने की। दादी की कहानियों में सुना था उसने, सोने की थाली, राजा का मुकुट, रानी पटरानियाँ स्वर्णाभूषणों से लकतक। गुंजा की माला, बांदा के फूल शोभते हैं फूलबसिया की बेड़ी में। इतराती फिरती वह गली गली। मास्टर जी की नई नवेली बहू जब ब्याह कर आई थी गांव में, मुँह दिखाई पर बहुएं और दादी नानियाँ खुसुर पुसुर करती, कानों में कुछ कहती, आँखों में चमक थी अनजानी। बहू के मंगलसूत्र में लटकता सोने का लॉकेट लोभ संवरण नहीं कर सकी फूलबसिया। ननद होने का लाभ ले देख ही लिया छूकर। चेहरे पर झलक आई उदासी, विश्वास नहीं हुआ सहसा, सोना ऐसा होता है। बतिया रही थी फूलबसिया, हंस रही थी खुलकर, दमक उठा था चेहरा। मतलब जो उनकी हंसी है, जो सोने की चमक को भी फीकी करती है, ये इसमें बताने का प्रयास मैंने किया है। एक सौंदर्य की जहाँ बात हुई, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो आदिवासी स्त्रियाँ होती हैं या आदिवासी साहित्य में स्त्रियों का जो चित्रण होता है, तो उनका एक सौंदर्य या उनका जो सौंदर्य शास्त्र होता है, वो शास्त्रीय जो मानक हैं सौंदर्य शास्त्र के, तो वैसा नहीं है। आदिवासी स्त्रियाँ, उनका रंग गहरा है, काला रंग है,
लेकिन वही उनका सौंदर्य है। उनको बहुत चाह नहीं होती है कि उनका रंग भी बहुत गोरा हो या उजला रंग हो। वो उनका अपना सौंदर्य शास्त्र होता है। और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके जीवन की एक बार एक बैगा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, एक चिल्पी घाटी कहते हैं, वहाँ एक बार अध्ययन के दौरान जाने का मौका मिला था। हम लोग कुछ लोग गए थे, आपसदारियाँ एक समूह था, तो हम लोग वहाँ गए। तो मैंने वहाँ पर देखा कि आदिवासी जो स्त्रियाँ हैं, बैगा स्त्रियाँ हैं, जंगल में रहती हैं। उनके अलग तरह के गहने हैं और उनका एक और अलग सौंदर्य है। उन अभावों में जीते हुए भी रंग की बात हम करते हैं कि भाई जो उजला रंग है वो सौंदर्य का बड़ा पैमाना समानता माना जाता है, ऐसा नहीं। वहाँ पर उनका रंग इतना गहरा, लेकिन इतनी चमक उनकी त्वचा में। और स्त्री पुरुषों में उस तरह का कोई भेद नहीं। एक महिला छोटे बच्चे को स्तनपान करा रही थी और जैसा हम सोचते कि भाई बहुत ढक करके स्त्री बहुत उसको लज्जा की तरह उसको लेकर, ऐसा कुछ नहीं। वो बढ़िया बच्चा दूध पी रहा है और वो बैठी हुई है, और वो उसके कपड़े भी जैसे पुरुषों के कपड़े थे, पुरुषों ने पहन रखे थे, उसी तरह के उसके कपड़े भी थे, घुटने के ऊपर तक के, और बिल्कुल सहज रूप में बैठी थी, बिल्कुल सहज रूप में। देखने वाले के मन में पता नहीं क्या आया होगा, लेकिन देखिए वहाँ पर कि किस तरह आदिवासी समाज में स्त्रियाँ रहती हैं कि वहाँ पर जैसा चलन है वो बिल्कुल पुरुषों की तरह ही उसी तरह है। और पुरुषों के साथ बात करना, बैठना, उठना, हंसना, बोलना खुलकर, तो ये उनके समाज में स्त्रियों को ये बहुत अच्छा एक खुला वातावरण मिलता है। ये बहुत अच्छा लगता है देखकर। एक जैसे मैंने कहा था कि भाई आदिवासी समाज में लड़कियां बहुत पढ़ लिख करके आगे आ रही हैं, अच्छे पदों में आ रही हैं, और वो यह भी एक उनके लिए एक विवाह को एक समस्या के रूप में खड़ी कर रही हैं या नए रूप में विवाह को प्रस्तुत कर रही हैं। तो उसका उदाहरण एक इस कविता के माध्यम से आप देख सकते हैं। मृगमरीचिका। एक आदिवासी लड़की जन्म भर की दुत्कार, उपहास और अपमान को पैरों तले रौंद कर खत्म कर देना चाहती है। एक आदिवासी लड़की जन्म भर की दुत्कार, उपहास और अपमान को पैरों तले रौंद कर खत्म कर देना चाहती है। ठेका दिखाना चाहती है दुनिया को, पाना चाहती है थोड़ी सी इज्जत, कर लेती है विवाह सवर्ण युवक से। तर जाता है वह भी, अपनी अयोग्यता और बेरोजगार होने के कलंक को धो डालता है माथे से। तथाकथित पत्नी के नाम से निकल जाता है लोन, खरीद ली जाती है जमीन, बन जाता है मकान। झूठे सुख की चाह भटकाती है उसे बियाबान में। उत्सवों मांगलिक अवसरों पर वह अप्रत्यक्ष, उसकी अप्रत्यक्षता निगल जाती है सब कुछ। मारपीट, छोड़ देने की धमकी, फटफटिया दौड़ाता वह सीसी रोड पर, और वह बेचारी भटक जाती है रेगिस्तानी मृगमरीचिका में। वह बेचारी भटक जाती है रेगिस्तानी मृगमरीचिका में, जहाँ रास्ता तो है मगर मंजिल का पता नहीं। तो आदिवासी स्त्री को, लड़कियों को अपनी स्वतंत्रता की कीमत इस रूप में भी चुकानी पड़ती है कि जब वह अपने फैसले, अपना निर्णय लेकर के वह कई बार विवाह कर लेती है अपने समाज के बाहर, तो वहाँ भी उसको किस तरह से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। तो उसके लिए तो बड़ी ऐसी स्थिति होती है कि एक ओर कुआं है और दूसरी ओर खाई है, या तो फिर वो अनब्याही रह जाए या तो विवाह करे, तो वहाँ भी वो इस तरह के शोषण का शिकार हो। तो इस कविता के माध्यम से मैंने इसको उठाया है। समय हो रहा है। जो आदिवासी स्त्री को लेकर मैंने जो पहले बात कही थी कि लोग कुछ धारणा बना लेते हैं या पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, तो उसको लेकर के आदिवासी स्त्री वो क्या सोचती है, जानती तो है कि उसके बारे में लोगों की निगाहें होती हैं, कटाक्ष होते हैं, तो समझ जाती है कि उसके लिए जो दिक्कु जैसे पुरुष होते हैं या क्या विचार रखते हैं। तो क्या सोचती हो, देखिए। घिन आती है मुझे, तुम देखते हो उसे बदल जाता है नज़रिया, तुम देखते हो उसे बदल जाता है नज़रिया, उसके मुस्कुराहट को समझ लेते हो आमंत्रण। उसे नहीं पता भवें तान लेना, आंखें तरेरना, उगा लेना चेहरे पर चट्टान।
सीखी है उसने झरनों से उन्मुक्त हंसी, नदियों से तरलता, पेड़ों से झुक जाना। तुम माहिर हो गलत अर्थ लगाने में, तुम माहिर हो गलत अर्थ लगाने में, जाल फेंक कर शिकार फंसाने में। तुम कह देते हो हर बार, तुम हो जाते हो हर बार सफल अपने षड्यंत्र में। कह देते हो बड़ी आसानी से आदिवासी लड़कियां होती ही हैं इसीलिए। कह देते हो बड़ी आसानी से आदिवासी लड़कियां होती ही हैं इसीलिए। घिन आती है मुझे, घिन आती है मुझे तुम्हारी चमकती आँखों से, तुम्हारे होठों पर तैरती कुटिल मुस्कानों से। तो ये जो आदिवासी स्त्री है वो क्या सोचती है अपने प्रति लोगों के नज़रिए को भांप कर या जानकर, ये मैंने इसमें कहने का प्रयास किया है। तो देख रहे हैं बहुत सारी टिप्पणियाँ, धन्यवाद दूंगी, आभार दूंगी आप लोगों को कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी। मैं अपनी बात कहने का मैंने प्रयास किया कि आदिवासी जो स्त्रियां हैं उनकी भूमिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कैसी है या उनकी स्थिति कैसी है। तो बेहतर है, मैं कहती हूँ जैसा मैं देखती हूँ या उदाहरण सामने है कि ये बहुत अच्छी स्थिति है, बेहतर है, लेकिन और बेहतर करने की आवश्यकता है। और बेहतर करने के लिए हमें और सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि वैसे कौन से कारण हैं जो कि उन्हें कहने के लिए तो कहते कि हाँ स्त्री पुरुष बराबर हैं, लेकिन बराबर आज भी नहीं हैं। तो क्यों नहीं हैं, तो ये हमें सोचना पड़ेगा और बराबर लाने के लिए और कुछ करना पड़ेगा। उन चीज़ों से जो बुराइयां हैं समाज में उनको दूर करना पड़ेगा। तो ये बातें जो मैं कहना चाहती थी, और मेरा समय भी 1 घंटे का समय था पूरा हो गया है और अच्छा लगा। बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं पर मैं देख नहीं पा रही हूँ, शायद प्रश्न तो नहीं होंगे। हाँ हाँ, चलिए, तो जितनी टिप्पणियाँ हैं आप सभी साथियों ने सुना मुझे और मेरा हौसला बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। और भीम कारवां बहुत अच्छा मंच है कि कम से कम अपनी बातें, इस तरह की बातें, अन्यथा हम मंच भी नहीं मिलता कहने को। कई बार हम अपने भावों को, अपने विचारों को अंदर ही दबा के रख लेते हैं, मौका नहीं मिलता। पर बहुत अच्छा मंच है कि इस तरह मौका दे रहा है। और जो कोरोना काल है, इसके पहले मैं देखती थी कि हम कार्यक्रमों में ही अपनी बातें कहते थे, पर ये ऑनलाइन हो करके, लाइव हो करके अपनी बातें रख पा रहे हैं, मौका मिल रहा है, साथियों से जुड़ पा रहे हैं, अपने विचारों को साझा कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और भीम कारवां मंच के साथी मृदुभाषी बहुत अच्छी मेरी मित्र किरण शैली जी का विशेष मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और अन्य साथी जो भीम कारवां मंच के हैं उन्हें, और जितने भी साथियों ने मुझे सुना उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार कहती हूँ। धन्यवाद।